जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखो, यूपीएसआई में मूल विधि आप बहुत जगह से पढ़ भी रहे होंगे और मूल विधि में बहुत परेशान भी होंगे, क्योंकि मूल विधि में इतना सारा पढ़ने के लिए होता है और इतनी सारी धाराएं होती हैं। वहाँ संविधान पढ़ते हैं तो वहाँ की धाराएं भूल जाती हैं, वहाँ के जो अनुच्छेद हैं वो मिक्स हो जाते हैं हमारी मूल विधि की धाराओं में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। देखो, मूल विधि आपने चाहे पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो लेकर के मैं आया हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब हर पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे बीएनएस के पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बीएनएसएस के पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अधिनियम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब आपके सामने मिलेंगे। आपके लिए 3-4 वीडियोस में आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिए, रट लिए, तो लगभग 90% आपकी जो मूल विधि है वो कवर हो जाएगी, चाहे आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। मेरे मूल विधि की प्लेलिस्ट भी है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत हेल्प वहां से मिलेगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मूल विधि के यहां मिलेंगे। अब आपको मेहनत करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अन्वेषण का उद्देश्य है, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। कोई बहुत टफ आपसे मूल विधि या बहुत ज्यादा आपको नॉलेज नहीं मांगता है बोर्ड, वो सिर्फ आपसे बेसिक नॉलेज मांगता है कि आपको मूल विधि की बेसिक नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अन्वेषण का उद्देश्य है क्या। है अन्वेषण का उद्देश्य? साक्ष्य इकट्ठा करना, अपराधी खोजना, या फिर विचारण करना, या रिपोर्ट तैयार करना। इसका अन्वेषण का जो उद्देश्य है वो है साक्ष्य इकट्ठा करना। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप इनको लिख लेंगे ना और इनको याद कर लेंगे, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप इसकी मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर कौन है। किशोर कौन होता है? देखिए, अब यहां बहुत कंफ्यूजन होता है कि किशोर और नाबालिग दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो 18 वर्ष की आयु तक है वो किशोर है, क्योंकि अधिकतर वो माना जाता है, ऐसा कंफ्यूजन रहता है हमेशा नाबालिग और किशोर में। तो किशोर कौन होता है? 16 वर्ष की आयु तक, 18 वर्ष की आयु तक, या 16 वर्ष से कम आयु, या 12 वर्ष की आयु तक। तो बताइए आप, किशोर कौन होता है? तो इसका जो आंसर है वो होगा 16। ये थर्ड, 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा किशोर माना जाता है। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा किशोर और नाबालिग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, याद करते रहिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी अगर नहीं पीडीएफ चाहिए तो। कब जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी? ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना। कब जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी? लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट कर रहे हैं तब मिलेगी, या फिर परिशांति भंग का निवारण अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट कर रहे हैं तब मिलेगी, या फिर जिसे वह मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करने को प्राधिकृत है उसके लिए मिलेगी, या फिर उपयुक्त तीनों में। तो आप अपना दिमाग लगाते चलिए, सोचते चलिए और बताते चलिए कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त तीनों में। और ये बीएनएस में, आईपीसी में भी था और बीएनएस में भी है कि जनता जो है वो हेल्प करेगी पुलिस की और मजिस्ट्रेट की। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो वो उसमें अपराध माना जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, नहीं रखा जाएगा, इसमें नहीं पर ध्यान दीजिएगा। 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए, बिना मजिस्ट्रेट की विशिष्ट आज्ञा के 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है, या 90 दिन से अधिक के लिए, या फिर 15 दिन से अधिक के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है ए, 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए उसको निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। मतलब 24 घंटे तक ही उसको निरुद्ध रख सकते हैं, बाकी चीजें निरुद्ध नहीं रख सकते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश दे सकेगा? कौन आदेश दे सकेगा न्यूसेंस को हटाने का? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या फिर उपयुक्त सभी? तो बताइए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उपयुक्त सभी। सभी मजिस्ट्रेट आदेश दे सकते हैं। ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्युकालिक कथन साक्ष्य के रूप में अग्राह्य होता है यदि वह, मृत्युकालिक कथन जो होता है वो कब नहीं माना जाएगा। जैसे कोई अगर आदमी मर रहा है और उससे मरने से पहले वो कुछ कहना चाहता है, किसी के बारे में कुछ भी कथन करना चाहता है, लेकिन अगर ऐसी क्या चीज होगी जो उसके कथन को अग्राह्य बना देगी। अगर उसका कथन अपूर्ण है, या फिर अगर वो मौखिक है तब अग्राह्य होगा, या फिर पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित है तब अग्राह्य होगा, या फिर संकेतों द्वारा अभिव्यक्त है तब अग्राह्य होगा। तब बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है अपूर्ण है। अगर जो आदमी मर रहा है उसका जो सेंटेंस है, जो उसका कथन है मृत्युकालिक कथन, अगर वो अपूर्ण है तो वो अग्राह्य होगा। ठीक है। अपूर्ण का मतलब जैसे सपोज करो अगर किसी की हत्या हुई है और उसी टाइम पे वहां कोई पुलिस अधिकारी या फिर कोई पहुंच जाता है, उसको बताना चाहता है कि भाई जैसे अगर किसी ने सपोज करो उसने मोहन का नाम लिया, तो मोहन मेरी, उसने पूरा सेंटेंस नहीं बोला, केवल आधा सेंटेंस बोला, तो उसमें हम ये नहीं मान सकते कि मोहन ने उनकी हत्या की है। एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मृत्युकालिक कथन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है। अगर वो अपूर्ण है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा के अंतर्गत मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना होती है। मानवाधिकार न्यायालय, अब बताइए किस धारा के अंतर्गत होती है। धारा 29, धारा 28, धारा 30, धारा 31। देखिए इसमें जो है ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे। अगर धारा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो वो फिर मैं यहां वो आपको याद करा दूंगा। इसका जो आंसर है वो है धारा 30। धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, या 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। इसका आंसर है 4। ठीक है। 5 वर्ष तथा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। देखिए आप इनको क्वेश्चंस को याद जरूर कर लीजिएगा, आपकी मूल विधि कंप्लीट हो जाएगी, आपको फिर किसी मूल विधि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देख भी रहे होंगे कि भारतीय न्याय संहिता कब अस्तित्व में आई। भारतीय न्याय संहिता कब अस्तित्व में आई, यानी कि बीएनएस 2023। सबको पता है भाई 2023 में इंप्लीकेशन हुआ था। तो 25 दिसंबर 2023 या 2024, 1 अप्रैल 2024, 1 सितंबर 1872 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कितना होगा, 25 दिसंबर 2023 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता विधि है। ठीक है। ये क्या प्रक्रिया विधि है, या फिर मौलिक विधि है, या फिर प्रक्रिया व मौलिक सभी हैं, या फिर सिविल विधि है। देखो ये जो बीएनएस है, मैं एक आपको बता दूं, ये जो बीएनएस है ये किसकी जगह आई, आईपीसी की जगह। और आईपीसी क्या थी, एक मौलिक विधि थी। जो बीएनएसएस है ये आई थी सीआरपीसी की जगह, जो कि एक प्रक्रिया विधि थी। प्रक्रिया विधि का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो आपने कोई भी किसी को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होंगी, गिरफ्तारी में क्या प्रक्रिया होती हैं, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, वो जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी कहाँ आती थी, सीआरपीसी में, यानी कि बीएनएस में। बीएनएस में क्या आती है, ये मौलिक विधि। बीएनएस में क्या आती है, मौलिक विधि। तो बीएनएस क्या हो गया, मौलिक विधि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए, ये हमारे द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है यूपीएसआई के लिए। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट आपको मिलेंगे। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7017213175 पर। और ये एक ऐसी आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, आपको पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट मिलेंगे, और ऐसे टेस्ट इसमें, ऐसे क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके हूबहू मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने के लिए। भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं बताइए। 510, 512, 358 या 280। 358। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 70 से 80% बच्चों को ये पता नहीं होगा कि भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं हैं। अब याद कर लीजिएगा 358। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दंड के सिद्धांत हैं सुधारात्मक, प्रतिकारात्मक, निरोधात्मक, या ये सभी।
तो इसका जो आंसर होगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो दंड देने का जो प्रावधान है ना, वो दंड का मतलब ये होता है कि हम उसको सुधारना भी चाहते हैं। ठीक है, हम उसको प्रतिकारात्मक मतलब एक प्रतीक बनाना चाहते हैं कि अब कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ ये होगा। निरोधात्मक कि उसको जो क्राइम है वो ना करे, उसको बचाने के लिए किया जाता है। और ये सभी मतलब ये सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? बताइए। दुराशय, आपराधिक कृत्य, क्षति, इसका आंसर हो जाएगा हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? हेतु। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, याद करोगे तो फायदे में रहोगे। व्यक्ति में सम्मिलित है, जैसे हम कोई भी बीएनएस या बीएनएसएस करते रहते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि अगर व्यक्ति वहां जाता है। व्यक्ति का मतलब क्या होता है? कोई कंपनी, कोई व्यक्ति निकाय, कोई संगम, या ये सभी? बताओ, जल्दी बताओ। तो इसमें कोई संगम। अगर आंसर आपका ऑब्जेक्टिव कोई आ रहा है तो उसमें कोई संगम सीधा सीधा लगाना है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। देखो, ये है आपके दिमाग के ऊपर कि आप किस तरीके से सोच सकते हैं कि मैंने अपने आप को ख बताते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त किया और उत्तर पुस्तिकाओं में ख नाम से हस्ताक्षर किए। इस प्रकार ख कपट का दोषी है, या फिर क जालसाजी का दोषी है, ख छल के लिए दोषी है, या क क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो गया ख, नहीं क। इसका आंसर हो गया आपका क, जालसाजी का दोषी। उसने जालसाजी की, ख के स्थान पर बैठा और उस उत्तर पुस्तिकाओं में हस्ताक्षर भी ख के नाम के किए, तो उसने जालसाजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद पाकिस्तान में हत्या कारित करता है और बाद में मुंबई में पाया जाता है। उसके ऊपर धारा 103 भारतीय न्याय संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्न स्थान पर दंडित किया जा सकेगा। मतलब कोई पाकिस्तान में क्राइम करके अपना मुंबई आ गया है और मुंबई का वो रहने वाला है, तो कहां उसके ऊपर मुकदमा चलेगा? तो बताइए, इस्लामाबाद में चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में चलेगा, मुंबई में चलेगा, या फिर इनमें से कहीं भी चला जा सकता है? उस पर जो मुकदमा चलेगा मुंबई में चलेगा, अगर वो मुंबई में पाया जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, किस धारा के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु, ये ना, हाँ, किस धारा के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा कृत्य बात अपराध नहीं है? बताइए। धारा 18, धारा 19, धारा 21 या धारा 20? तो इसमें आ जाएगा धारा 20। मतलब अगर 7 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है, उसने कुछ भी कर दिया तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। माना जाता है कि वो बच्चा है, अबोध है, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि ये करने से मुझे सजा हो सकती है, इसलिए उसको कोई दोष नहीं है, वो अपराधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या एक कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा था, अचानक कुल्हाड़ी निकल पड़ी जिससे पास खड़े व्यक्ति को गंभीर चोट आई, तो कै के कार्य में सावधानी का अभाव नहीं था। मतलब कै ने पूरी सावधानी बरती थी। तो इस स्थिति में कै ने धारा 326 भारतीय न्याय संहिता का अपराध किया है, या 324 का अपराध किया है, या कै ने अपराध तो किया है किंतु उसका अभिप्राय अपराध करने का न होने से उसे नाम मात्र दंड दिया जाना चाहिए, या फिर कै ने कोई अपराध नहीं किया? बताइए, इनमें से कौन सा क्वेश्चन, इन मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है? इनमें सीधा सीधा आपको सबको पता है, ये डी वाला ऑप्शन ठीक है। कै ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने सावधानी पूर्वक अपना काम कर रहा था। वो एक एक्सीडेंट था, उसने जानबूझ के, उसका इंटेंशन नहीं था, उसका कोई मोटो नहीं था चोट पहुंचाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहां गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मरक्षा करने का अधिकार मृत्यु कारित करने तक किस परिस्थिति में विस्तीर्ण नहीं होता? बताइए। जब हमला बलात्कार के आशय से किया गया हो, या फिर जब हमला व्यापरण करने के आशय से किया गया हो, जब हमला चोट पहुंचाने के आशय से किया गया हो, या जब हमला अपहरण के आशय से किया गया हो। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूं कि ऐसा है कि हम अपने आत्मरक्षा के लिए किसी की मृत्यु कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर कोई तुम्हें पीट रहा है तो तुम उसकी मृत्यु कर दो और बोल दो कि हम तो आत्मरक्षा में हमने आत्मरक्षा में मृत्यु कर दी। ऐसा नहीं, आप आत्मरक्षा में मृत्यु उसकी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई
चोट पहुंचाने के आशय से आप पे हमला कर रहा है तो आप उसकी मृत्यु आत्मरक्षा में नहीं कर सकते हो। तब अगर करते हो तो आप अपराधी साबित हो जाओगे, ठीक है। अगर कोई बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तब उसकी मृत्यु कर सकते हो आत्मरक्षा में। वह अपहरण करने के आशय से कर सकता है या फिर अपहरण कर रहा हो आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बताया गया है किस धारा में? बताइए। धारा 94, धारा 95, 34 या धारा 35? धारा 35 में, ठीक है। धारा 35 में आपको इसका अधिकार बताया गया है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, जरूर से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। क्या एक शल्य चिकित्सक का विचार है कि यह के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है? क्या यह की मृत्यु न कारित करने का आशय रखते हुए किंतु सद्भावना पूर्वक यह के फायदे के लिए या कि स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने के पूर्व ही कपाल पर शल्य क्रिया करता है? कहने क्या अपराध किया है? मतलब उसकी अनुमति नहीं ली और उसके जो कपाल है, सर है, उस पर शल्य क्रिया कर दी, यानी कि उसकी सर्जरी कर दी उसकी अनुमति के बिना, उसका भला करने के लिए। तो क्या उसने कोई अपराध किया है? घोर उपति की है, हमला किया है, आपराधिक बल प्रयोग किया है? उसने कोई अपराध नहीं किया है। आपका क्वेश्चन का आंसर है डी। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला कौन सी धारा में है? स्त्री की लज्जा भंग करने से धारा 353 में, धारा 74 में, धारा 76 में या 358 में? बताइए। ये हो गया धारा 74 में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि महिलाएं, बच्चे और पर्यावरण से संबंधित आप जो भी क्वेश्चन है या जो भी ये अधिनियम है वो जरूर याद कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। दो युवतियां एक्स और वाई आपस में लड़ रही हैं। एक्स ने यह संभाव्य जानते हुए कि वह वाई के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे, वाई के चेहरे पर ब्लेड से प्रहार किया। इससे वाई के गाल पर स्थायी बद्दा चिन्ह बन गया। अब इसमें एक्स दोषी है किस चीज का? सामान्य उपहति कारित करने का, या खतरनाक साधन द्वारा घोर उपहति कारित करने का, हत्या के प्रयास का, या फिर उतावलेपन में लापरवाही द्वारा घोर उपहति कारित करने का? तो बताइए आप। इसका जो आंसर है वो है खतरनाक साधन द्वारा घोर उपहति कारित करने की। एक्स इसमें दोषी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है? धारा 66, 61, 120 टू 120 डी। तो इसका जो आंसर है 66 है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किसमें दी गई है, आप याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है कि डकैती में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? इसका जो 2, 7, 5, 4, मुझे लगता है लगभग 80% लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो आंसर है वो है 5, ठीक है। तो ये वाला आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही कई वीडियोस आएंगी जो आपके मूल विधि को अच्छा बना देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वो याद कर लीजिएगा। आपका फिर मूल विधि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आने होंगे मूल विधि से जितने भी, तो आपके वहीं से क्वेश्चन आएंगे। बेस्ट क्वेश्चंस हैं, याद जरूर करिएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा फायदा मिला हो यहाँ से तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में बहुत फायदा आपको यहाँ से मिलने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।